नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 8 नेम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये हमारी इस लेसन की 8th वीडियो है और हम आ गए हैं टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो आइए पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक हम पढ़ रहे थे, इससे पीछे की वीडियोस में हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो याद कीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही बच्चे पैदा कर रहा था और दूसरी बात, ना वहां पर गैमीट बन रहे थे, मेल गैमीट फीमेल गैमीट नहीं बन रहे थे। तीसरी बात, ना वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रही थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन तीनों का ऑपोजिट होगा। यहाँ क्या होगा, दो पेरेंट बच्चा पैदा करते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एक हम बोल देते हैं माँ मदर, एक को बोलते हैं पिता फादर। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं, मेल में मेल गैमीट, फीमेल में फीमेल गैमीट। और तीसरी बात, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहां पर एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो आएगा पूरा, लेकिन फिर आगे आगे आने वाली वीडियोस में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। कि हम ये भी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड भी होता है जिसके अंदर जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी पैदा होती है, वो कैसे पैदा होती है, दो इंडिविजुअल, दो जीवों की मदद से पैदा होती है। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स। कि जो बुल्स होते हैं, जो सांड होते हैं, वो अकेले बछड़े पैदा नहीं कर सकते। जैसे जो सांड होता है या बैल होता है, वो अकेले बछड़े बछड़ी पैदा नहीं कर सकता, उसको किसकी जरूरत होती है, एक गाय की जरूरत होती है। नोर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। और जो मुर्गियां होती हैं वो भी चूजे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मुर्गियों को भी क्या है, मुर्गी की जरूरत होती है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस। ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, इनमें देखा हमने कि दोनों सेक्स की जरूरत होती है, यानी कि मेल की भी जरूरत होती है और फीमेल की भी जरूरत होती है, ताकि एक नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन को पैदा किया जा सके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। को यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरूरत क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या फायदा है। अब तक हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक पेरेंट ही था जो बेबीज पैदा कर रहा था। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है, इसमें क्यों, इसमें तो दो लोग चाहिए बल्कि, और एसेक्सुअल में तो क्या था, एक ही पर्याप्त था, एक ऑर्गेनिज्म ही बेबीज पैदा कर रहा था। तो यहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है, आपके हिसाब से क्या जरूरत है। हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर आगे आने वाले पैरे में आएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा ये होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक थोड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, उसमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती एक तरह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, जो बच्चा है वो ज्यादा एडवांस होता है। ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडवांस्ड बेबी पैदा होते हैं, ज्यादा इवोल्यूशन होती है, ज्यादा वैरायटी आती है। ये कह सकते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेटर न्यू जनरेशन पैदा होती है। क्यों क्यों पैदा होती है, क्योंकि इसमें देखो, ऐसे समझो कि एक कैसे समझाऊं आपको, जैसे मान लो एक घर में तो एक बंदा पैसे कमा रहा है, लेकिन एक घर में दो बंदे पैसे कमा रहे हैं, तो जिसमें दो बंदे पैसे कमाते हैं उसमें ज्यादा पैसे होंगे। तो वैसा ही कुछ लगा लो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपने सारी शक्ति, अपने सारे कैरेक्टर्स दे रहा है बेबीज को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म, मेल अलग कैरेक्टर दे रहा है, फीमेल अलग कैरेक्टर देती है, जिससे क्या है, जो बेबीज हैं उसमें दो की शक्ति होती है, मेल की भी फीमेल की भी। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड प्रोसेस है और बेटर जनरेशन पैदा करती है।
ये हम जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको सारा ये बात समझ में आ जाएगी। Are there any limitations of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? कि क्या जो हमने अभी ऊपर या पिछली वीडियोस में जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, क्या उसमें कोई लिमिटेशन है, मतलब क्या उसकी कोई सीमाएं हैं, क्या उसमें कोई कमियां हैं? कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कमियां हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कमियां ये होती हैं कि देखो उसमें ऑप्शन नहीं होता, जैसा पेरेंट है वैसे ही बेबीज बनते हैं, कोई नया कैरेक्टर नहीं आता, वो बोरियत आती है। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे फ्लावर पेरेंट प्लांट में लगेंगे वैसे ही फ्लावर बेबीज प्लांट में लगेंगे, कोई नया कलर नहीं आता, कोई नया कैरेक्टर नहीं आता, जैसे पीढ़ी चल रही है पीछे से वैसे ही जनरेशन चलती रहती है। ये जो लिमिटेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए नए कैरेक्टर आते हैं नई नई जनरेशन में, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए कैरेक्टर नहीं आते, बहुत बहुत कम आते हैं, पुराने कैरेक्टर ही चले जाते हैं, बस पुराने कैरेक्टर ही चलते रहते हैं, तो वो बोरियत होती है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसी में आगे। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इस क्वेश्चन का यहां पर इसको डिस्कस किया गया है। द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपीइंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर apparatus, कि जब एक सेल से 2 नई सेल बनती हैं तो उसमें 2 काम होते हैं। एक तो डीएनए कॉपी तैयार की जाती है ताकि दोनों नई सेल्स को एक एक डीएनए भेजा जा सके, और दूसरा सेल का जो अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, उनको भी डिवाइड किया जाता है ताकि आधी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में दी जाए, आधी माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी सेल में दी जाए। तो इस लाइन में यही बताया गया है कि जब एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं तो उसमें 2 काम होते हैं, एक तो डीएनए की कॉपी बनाई जाती है और दूसरा सेलुलर अपरेटस की भी कॉपी तैयार की जाती है। द डीएनए कॉपीइंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, कि जब डीएनए से डीएनए कॉपी की जाती है, जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो क्या है, एब्सोल्युटली एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक तरह से कॉपी नहीं होती, बल्कि जब डीएनए से डीएनए कॉपी तैयार की जाती है तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जब डीएनए से डीएनए कॉपी तैयार की जाती है तो उसमें एरर आ जाते हैं, छोटी छोटी कमियां, मिस्टेक्स आ जाती हैं, जिससे क्या है, जो नई पॉपुलेशन तैयार होती है उसमें भिन्नताएं आ जाती हैं, वेरिएशन आ जाते हैं, नए नए कैरेक्टर आ जाते हैं, नई जनरेशन जो है वो पुरानी जनरेशन से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस, बट इन अ पॉपुलेशन variations are useful for ensuring the survival of the species, कि जब ऑर्गेनिज्म के अंदर ये विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशन आती हैं, अब वेरिएशन से एक जीव को तो ज्यादा फायदा नहीं पहुंचता, एक जीव को तो ज्यादा बचाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो वेरिएशन होती है इससे एक जनसंख्या को बचाया जा सकता है, कि एक जनसंख्या के अंदर जो स्पीसीज है, प्रजाति है, उसको बचाया जा सकता है। आपकी समझ में नहीं आया होगा, एक बार और पढ़ते हैं कि जो वेरिएशन आती है उससे जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको तो उतना बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उसकी स्पीसीज को बेनिफिट मिलता है। इसको समझने के लिए याद कीजिए, हमने एक तालाब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें बैक्टीरिया रहते थे, फिर हमने देखा था कि तालाब के पानी का टेम्परेचर बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ था, वही बैक्टीरिया सरवाइव कर पाए थे जिनके अंदर हाई टेम्परेचर को सहने की वेरिएशन थी, जिससे क्या हुआ, बैक्टीरिया की स्पीसीज बच गई, बैक्टीरिया की प्रजाति बच गई थी। तो इस तरह से कि जब भी वेरिएशन आती हैं उससे एक जीव को तो ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन उसकी पूरी प्रजाति को, उसकी स्पीसीज को फायदा होता है। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. यानी कि वेरिएशन क्या होती है, स्पीसीज के लिए फायदेमंद होती है। अब जब वेरिएशन इतनी अच्छी चीज है तो इसलिए क्या है, नेचर के अंदर ऐसे रिप्रोडक्शन के मेथड आने चाहिए जिनसे ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन पैदा हो, क्योंकि वेरिएशन क्या है, नए नए कैरेक्टर लेकर आ रही है।
तो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, जितने ज्यादा नए नए कैरेक्टर आएंगे, जितना बदलाव आएगा, उतना स्पीशीज के लिए अच्छा होता है। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. कि जो डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है, डीएनए जब कॉपी होता है वो पूरी अच्छी तरह से कॉपी तो नहीं होता, उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन इतना भी बड़े डिफरेंस नहीं आते कि जो जब डीएनए से डीएनए कॉपी होती है तो वेरिएशन आती तो हैं, लेकिन वो वेरिएशन धीरे धीरे आती है। यानी जब डीएनए से डीएनए बनता है तो वो पूरा डिफरेंट नहीं बन जाता, वो बिल्कुल वैसा ही डीएनए बनता है नया, लेकिन उसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, छोटी छोटी वेरिएशन आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भी जो डीएनए है वो कंप्लीटली बदल गया हो, बिल्कुल ही गलत हो गया हो, इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं आती, धीरे धीरे वेरिएशन आते हैं, धीरे धीरे। If the DNA copying mechanisms were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. कि अगर ऐसा होता कि जब डीएनए से डीएनए बनता उसमें बड़ी बड़ी वो ज़्यादा अच्छे से कॉपी नहीं हो पाता, उसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी वेरिएशन आ जाती, ज़्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती, तो उससे तो क्या होता, डीएनए कंप्लीटली चेंज हो जाता, और इतना ज़्यादा चेंज हो जाता डीएनए कि वो सेल के साथ काम ही नहीं कर पाता, और इसका रिजल्ट क्या होता, सेल ही मर जाती। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वेरिएशन क्या है, एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर ज्यादा वेरिएशन आ गई तो भी क्या है, तो भी बुरा है, तो सेल इतनी बदल जाएगी कि वो सेल ही मर जाएगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि वेरिएशन भी आए और सेल भी ना मरे? तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेल और फीमेल दो पार्टनर आएंगे, तो दो तरह से, दो अलग अलग जगह से नए नए कैरेक्टर आएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी में ज्यादा वेरिएशन पैदा होती है। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी that already has variations accumulated from previous generations. कि जो जब डीएनए से डीएनए बनता है उसके अंदर वेरिएशन होती हैं, अब वो वेरिएशन पास हो जाती हैं, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन बढ़ती रहती हैं। जैसे डीएनए से डीएनए बना, एक बार वेरिएशन आ गई, अब अगली पीढ़ी में फिर डीएनए से डीएनए बना, तो एक वेरिएशन तो पीछे वाली आ गई, एक और नई पैदा होगी। यानी क्या कह रहा है इसमें ये कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते जाते वेरिएशन बढ़ेंगी, विभिन्नताएं बढ़ती रहती हैं, क्योंकि बार बार डीएनए कॉपी होएगा, बार बार मिस्टेक आएंगी, इससे क्या होगा, वेरिएशन बढ़ती रहती है। Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. Accumulated variation क्या कह रहा है कि जो ऐसी वेरिएशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी हुई है, तो कि जब हम एक पॉपुलेशन में, एक जनसंख्या में कोई भी दो जीव देखते हैं तो उनके अंदर अलग अलग वेरिएशन होती हैं, क्योंकि वो पीढ़ियों से, कई जनरेशन से वेरिएशन होती आ रही हैं, उनके अंदर चेंज आता जा रहा है। Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. कि जो ये वेरिएशन होती हैं ये उन्हीं ऑर्गेनिज्म में दिखती हैं जो कि जीवित होते हैं, इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएशन जो है ये बुरी नहीं है, खतरनाक नहीं है। अगर ये वेरिएशन बुरी होती तो वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाता, अब ऑर्गेनिज्म ही मर जाता तो वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाता और वो वेरिएशन आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाती। Combining variations from two or more individuals would thus create new combinations of variants. कि इस तरह से अगर दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के बेबी तैयार करें तो उससे क्या होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो वेरिएशन है वो भी बेबीज में ट्रांसफर हो जाएंगी। अब बेबीज में क्या है, ज्यादा वेरिएशन आएंगी, जिससे क्या होगा, ज्यादा बेटर जनरेशन पैदा होगी। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। कि अब जो नए नए बच्चे पैदा होंगे वो उसमें वो बड़े उत्कृष्ट, बड़े अच्छी क्वालिटी के पैदा होंगे, क्योंकि
दो मेल और फीमेल, दो अलग अलग जगह से उनमें कैरेक्टर आते हैं, अलग अलग जगह से उनमें वेरिएशन आती है। द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। यानी इस लाइन में यही बात बताई गई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग जीवों के अंदर से डीएनए आता है और उससे फिर एक नई जनरेशन पैदा होती है। इसको कागज की हेल्प से समझते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा होता है, आप अपने केस से भी समझ सकते हो, किसी इंसान के केस से भी समझ सकते हो। जैसे आप अपना केस ले लो कि जो आप हो, आपके अंदर किस किस के कैरेक्टर आ रहे हैं, मदर के और फादर के, मदर के और फादर के। अब मदर के कैरेक्टर आए हैं आपके अंदर और फादर के कैरेक्टर आए हैं आपके अंदर, तो दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आए हैं आपके अंदर, इसलिए क्या है, ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा बेटर जनरेशन हो आप। और आपकी मदर के अंदर से आपके अंदर कौन से कैरेक्टर आए हैं, जो आपके नाना नानी के कैरेक्टर थे, जो आपके नाना है, आपकी नानी थी, उनके जो कैरेक्टर थे वो आपकी मदर में आए थे और आपकी मदर से वो कैरेक्टर आपके अंदर आ गए। तो देखो आपके नाना नानी का जो परिवार है वहां के गुण भी आपके अंदर आ गए। दूसरी तरफ से देखो जो आपके फादर हैं उनके अंदर कौन से कैरेक्टर आए, जो आपके दादाजी थे, जो आपकी दादी जी थी, आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, जो उन दादा दादी का जो परिवार था उसके सारे गुण आपके फादर के अंदर आए और आपके फादर से आपके अंदर आ गए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि दो अलग अलग परिवार, आपके नाना नानी का परिवार, आपके दादा दादी का परिवार, दो अलग अलग परिवारों के गुण आपके अंदर आए हैं, इसलिए आप क्या हो, एक बेटर जनरेशन हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से बेटर जनरेशन पैदा होती है। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी, कि इससे लेकिन एक डिफिकल्टी आती है कि जो मेल है, मेल और फीमेल, मदर और फादर से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, मदर से भी डीएनए आता है, फादर से भी डीएनए आता है, दोनों का डीएनए बच्चे के अंदर मिल जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन यह कहता है कि इससे एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इफ ईच, पहले हम पढ़ते हैं पूरा फिर मैं समझाता हूं। इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन, कि अगर हर एक नई जनरेशन क्या है, अगर वो दो अलग अलग डीएनए कॉपी के मिलने से पैदा होती है, अगर हर एक जो बच्चा है वो मदर के और फादर के डीएनए के मिलने से पैदा होगा, तब क्या होगा, ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। इससे क्या होगा, जो बच्चे में अपने माँ बाप के मुकाबले 2 गुना ज्यादा डीएनए हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मदर से एक डीएनए आया 100, फादर से एक डीएनए आया 100, बच्चे में कितना होगा 200। अब मदर में तो 100 था, फादर में 100 था, बच्चे में 200 हो गया। अब इस बच्चे के आगे बच्चे होंगे तो 200 + 200 400। इस तरह डीएनए क्या है, हर बार डबल होता रहेगा। दिस इज लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ सेलुलर अपरेटस बाय द डीएनए। इससे क्या होगा, सेल के अंदर डीएनए डबल होता रहेगा और एक टाइम पे इतना ज्यादा डीएनए हो जाएगा कि सेल जो फंक्शन नहीं कर पाएगी, सेल का जो अपरेटस है वो उस डीएनए को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसको समझो, देखो इसको क्या कहना चाह रहा है, ये देखो, चलो इसी से समझ लो। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो मदर है, इसके अंदर डीएनए है 100, ये फादर है, इसके अंदर डीएनए है 100, इनका बच्चा हुआ, इसके अंदर डीएनए कितना आ गया 200। अब इस बच्चे की शादी हुई, मान लो अगर ये मेल है तो इसकी एक फीमेल के साथ शादी हुई, इस फीमेल में क्या हुआ, अपने माता और पिता से 200 डीएनए इसके अंदर भी आ गया था। अब 200 + 200 जब इनका बच्चे होंगे तो उसके अंदर कितना डीएनए आएगा 400। अब जब 400 वाले की शादी होगी किसी 400 के साथ तो इनके बच्चों में 800 डीएनए होगा। तो डीएनए क्या है, हर जनरेशन पे डबल होता चला जाएगा। ये समस्या पैदा हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या है,
हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। तो अब इस समस्या को सुलझाने का क्या तरीका है, कैसे समस्या सुलझ सकती है कि बेबीज भी पैदा हो जाए और डीएनए भी डबल ना रहे, बल्कि उतना ही डीएनए रहे कि अगर मदर में 100 है, फादर में 100 है, तो दोनों का डीएनए भी प्लस हो जाए, 100 + 100, लेकिन बच्चे में डीएनए भी 100 ही रहे, 200 ना हो। ऐसा कैसे होगा? देखिए, इसको मैं समझाता हूं, पहले मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, फिर हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा होता है किसकी हेल्प से? मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से। मियोसिस प्रोसेस। देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे जो शरीर है या कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर है, उसमें जो सेल्स डिवाइड करती हैं वो दो तरह से डिवाइड करती हैं, दो प्रोसेस से डिवाइड करती हैं। एक को तो बोलते हैं माइटोसिस प्रोसेस, या इसको बोलेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन, और एक प्रोसेस होती है मियोसिस सेल डिवीजन। देखो, अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, पहले माइटोसिस पढ़ लेते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड करती है, मान लो एक सेल है, इसके अंदर मान लो 100 डीएनए है, सपोज समझने के लिए, तो इससे जो बेबी सेल तैयार होती हैं उनके अंदर भी कितना होता है? 100 डीएनए ही बनता है। ये है माइटोसिस सेल डिवीजन। ध्यान रखना, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जब एक सेल डिवाइड करती है तो जितना सेल डीएनए उसके पास होता है, डॉटर सेल के पास भी उतना ही डीएनए होता है। लेकिन जो मियोसिस प्रोसेस है, इसमें क्या, ये कैसे होती है? इसमें मान लो एक सेल है जिसके पास 100 डीएनए है, लेकिन इससे जब आगे सेल्स बनती हैं उनके अंदर डीएनए हाफ रह जाता है। कितना? 50-50। आया समझ में? क्या है कि माइटोसिस सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन है जिसमें जितना डीएनए पेरेंट सेल में होता है उतना ही डीएनए डॉटर सेल में होता है। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन क्या है? ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट में जितना डीएनए होता है, लेकिन जब उससे डॉटर सेल बनती है उसमें डीएनए आधा रह जाता है, और इसी की हेल्प से क्या है, डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता नहीं है। कैसे? जो मियोसिस होती है ना, वो गैमीट बनाने का काम करती है। क्या बनाने का काम करती है? गैमीट। मेल के अंदर मेल गैमीट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। जैसे इंसान के केस में देखें तो मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट का नाम होता है एग, या इसको ओवम भी कहते हैं, एग या ओवम। तो अब कैसे होता है जब ये मियोसिस प्रोसेस होती है? चलो मैं आगे अगले पेज पे देखिए, किसी एक इंसान का ही केस लीजिए। मान लो ये है मदर और ये है फादर। तो इंसान में क्या होता है, मदर में भी कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, फादर में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब मान लो इनकी शादी हो रही है, तो शादी होने के बाद इसके अंदर जो गैमीट बनते हैं, गैमीट, ठीक है, मदर के अंदर जो गैमीट बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं, दोनों में, मदर में भी फादर में भी, मियोसिस से। तो मदर में जो गैमीट बनेगा, एग बनेगा, एग के अंदर कितने डीएनए चले जाएंगे? आधा, यानी कि 23 क्रोमोसोम। फादर के अंदर भी मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद बन गया स्पर्म, लेकिन स्पर्म के अंदर भी कितना डीएनए चला गया? आधा, यानी कि 23 क्रोमोसोम। अब जब इनकी शादी हुई तो क्या हुआ, एग और स्पर्म का मिलन हो गया। ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रो में आ गई है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे गैमीट बनता है, कैसे ये मिलते कैसे हैं, बच्चा कैसे पैदा होता है। तो ये एग और स्पर्म दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? देखो, 23 + 23 दोनों में कितने हो गए? 46 सेल हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए। तो देखो, मदर में भी 46, फादर में 46 और बेबी में भी 46 ही हो गए। तो देखो, हो गया कमाल, बेबी भी पैदा हो गया, दोनों का डीएनए भी मिक्स हो गया
और इसका डीएनए बढ़ा भी नहीं, उतना ही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है कि डीएनए, मदर फादर का डीएनए मिलने के बाद भी बेबी में डीएनए बढ़ता नहीं है। इसकी वजह है मियोसिस सेल डिवीजन। क्या है ये? मियोसिस सेल डिवीजन। अब इसको पढ़ते हैं बुक में से, यही बात इसने यहां समझाई हुई है। We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. कि हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर टिश्यू स्पेशलाइजेशन भी बढ़ती जाती है, अलग अलग टिश्यू बढ़ जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन बन जाते हैं। वन सॉल्यूशन दैट many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineage of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. कि जो ऊपर प्रश्न उठा था कि कैसे डीएनए डबल हो रहा था, उससे बचने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या तरीका होता है, उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं। स्पेशल ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं? स्पेशल लीनिएज ऑफ सेल्स, यानी स्पेशल सेल्स होती हैं। ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं या आधा डीएनए होता है ना। और क्या क्या थे? गैमीट्स। ये सेल्स क्या हैं? गैमीट है। इनके पास आधे क्रोमोसोम, आधा डीएनए होता है। दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। और ऐसा किसकी मदद से होता है? मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस की मदद से होता है। Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो जर्म सेल है, जो मेल गैमीट्स को कह रहा है जर्म सेल, जो जर्म सेल हैं ये क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, मिल जाती हैं। मेल और फीमेल की जर्म सेल्स मिल जाती हैं, फिर क्या होता है? एक नया बेबी पैदा हो जाता है। इट रिजल्ट इन री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। जिससे क्या होता है? डीएनए वापिस उतना ही बन जाता है जितना पेरेंट में होता है, उतने ही क्रोमोसोम बन जाते हैं जितने पेरेंट में होते हैं। यानी क्या कहता है? पहले मेल फीमेल में क्रोमोसोम है 46, फिर जब गैमीट बने तो क्रोमोसोम आधे रह गए, 23 मेल गैमीट में, 23 फीमेल गैमीट में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों गैमीट का फ्यूजन हो गया, दोनों आपस में मिल गए, जिससे क्या हो गया? री एस्टेब्लिशमेंट, यानी वापस से फिर क्या हो गए? 23 प्लस 23 दोबारा से 46 क्रोमोसोम आ गए बेबीज के अंदर। तो इस तरह से बेबी भी पैदा हो गया, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर भी मिक्स हो गए और डीएनए भी सेम का सेम रहा। इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू, अच्छा देखो जाइगोट वर्ड आया है। जाइगोट क्या होता है? जो हमने पढ़ा था ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं। तो जब पहली बार मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो जो सेल बनती है, सबसे पहली सेल, उसको जाइगोट कहते हैं। यानी जो हम ये पढ़ रहे थे ना, ये एग मिला, ये स्पर्म मिला, दोनों के फ्यूजन से जो ये सेल बनी यहाँ पर, इसको किसका नाम होता है? जाइगोट। तो हम पढ़ते थे ना कि दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले एक सेल के रूप में आता है। तो ये वो एक सेल है जिससे पूरा बेबी बन जाता है। आप, हम या प्लांट्स वगैरह सब ये पहले दुनिया में एक जाइगोट के रूप में आते हैं। इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. कहता है जाइगोट तो एक सिंगल सेल होता है। अगर अब इस सिंगल सेल को एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना है, काफी सारे टिश्यू बनाने हैं, काफी सारे ऑर्गन बनाने हैं, तब इस सेल के अंदर क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, तभी तो ये क्या करेगी? ये सेल डिवाइड होकर के काफी सारी सेल बनाएगी। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे इवन बी सिमिलर। कहता है कि कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो जर्म सेल्स, जिनके अंदर जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग दिखते ही नहीं। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेल गैमीट है, कौन सा फीमेल गैमीट है। दोनों के दोनों क्या है? एक जैसे होते हैं। बट
As the body designs become more complex, the germ cells also specialize. लेकिन जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिजाइन बढ़िया बनता जाता है, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म आते जाते हैं, उनके अंदर क्या है, जर्म सेल भी अलग अलग होती हैं. जैसे इंसान में देखो मेल और फीमेल जर्म सेल बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. One germ cell is large and contain the food stores while the other is smaller and likely to be motile. कि एक जो गैमीट होता है, एक जर्म सेल जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है और उसके अंदर फूड होता है ज़्यादा मात्रा में. और एक जर्म सेल क्या होती है, छोटी होती है और मोटाइल होती है. मोटाइल मतलब मूव कर सकती है. तो जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, उनमें दो तरह के गैमीट होते हैं. एक गैमीट तो बड़ा होता है, उसमें फूड होता है और वो मूव भी नहीं कर पाता. लेकिन दूसरा गैमीट छोटा होता है और वो मूव कर सकता है. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. अब वैज्ञानिकों ने समझौता कर रखा है कि जो मोटाइल गैमीट होता है, जो छोटा होता है और जिसमें फूड नहीं होता और जो मूव कर सकता है, उसको कहते हैं मेल गैमीट. और जो वो गैमीट जो बड़ा होता है, जिसमें फूड होता है और जो मोटाइल नहीं होता, जो मूव नहीं कर सकता अपने आप, उसको कहते हैं फीमेल गैमीट. वी शैल सी इन द नेक्स्ट. जैसे अभी मैं आपको अगर मेल और फीमेल गैमेट इंसान के केस में दिखाऊं, देखो इंसान के केस में अगर देखें हम तो ये मेल गैमेट होता है. देखो छोटा होता है, इसमें फूड नहीं होता और इसमें टेल लगी होती है. टेल ये मूव कर सकता है, सांप की तरह चलता है. और ये बड़ा होता है देखो, लेकिन इसमें फूड होता है इसलिए ये बड़ा होता है और इस पर टेल नहीं होती, ये मूव नहीं कर सकता अपने आप. ये होता है फीमेल गैमेट. तो हमेशा ज़्यादातर हम केस में देखते हैं मेल गैमीट छोटा होता है और मोशन कर सकता है और फीमेल गैमीट बड़ा होता है और मूव नहीं कर सकता. और बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फूड होता है और मेल गैमीट छोटा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फूड नहीं होता. We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and the female reproductive organs. कि आने वाला जो चैप्टर का जो पोर्शन है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे चाहिए होता है. जैसे मेल के अंदर मेल गैमेट ही क्यों बनता है, क्योंकि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. फीमेल में फीमेल गैमेट इसलिए बनता है क्योंकि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे काम करता है, उसमें फीमेल गैमेट कैसे बनता है, ये हम पढ़ेंगे. इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब क्या होता है मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के, काफी सारे जानवरों के अंदर क्या होता है मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंस होता है. जैसे इंसान के केस में देख लीजिए, मेल अलग होते हैं, अलग ही पहचान में आ जाते हैं. फीमेल अलग होते हैं, अलग ही पहचान में आ जाते हैं. उनके शरीर में डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है, वो उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, ये सब हम आने वाले पोर्शन में पढ़ेंगे. तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा. मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टडी हैप्पीली एंड नमस्कारम.